सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के बेसिक से है, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्रूड इनकम किसे कहते हैं और अर्न इनकम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभान्वित साबित हो सकता है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सिंपल वे में आप वहां से जा करके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंसेस, आप इसे किस तरीके से डिफाइन आप करोगे, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपका एक्रूड एक्सपेंसेस हो, एक्रूड इनकम हो या फिर अर्न इनकम हो, ये आपका इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो आपके लिए जाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसका बस सिंपल सा परिभाषा ये है, any expenses which has been incurred in the business or profession but not yet paid by the proprietor or company is called accrued expenses। तो इसका क्या माने हुआ, any expenses which has been incurred, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि कंपनी में हो चुका है। कहाँ हो चुका है भाई? इन द बिजनेस और प्रोफेशन। आपका ट्रेडिंग कंपनी भी हो सकता है और आपका सर्विस प्रोवाइडर भी कंपनी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो कि कंपनी में हो चुका है लेकिन बट नॉट एट पेड, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। किसके द्वारा? या तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है या फिर कंपनी हो सकती है। वही हमारा कहलाता है एक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे कि क्या होता है कि सैलरी पेबल और स्टैंडिंग रेंट, इसी तरीके से कोई भी ऐसा खर्चा हो सकता है। आपको पता होगा कि कंपनी में ढेरों सारे खर्चे होते रहते हैं। अगर मैं सिर्फ सैलरी की ही अगर मैं बात करूं तो मंथली मोड में हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करना होता है, करेक्ट है। तो सैलरी का पेमेंट हम जो करते हैं, आपको यह पता होगा कि अगर अप्रैल महीने की अगर कोई सैलरी है तो इसका पेमेंट कंपनी क्या करती है? मई में देती है, राइट। और अगर मई की है तो वो कब देती है? जून में देती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर कंपनी को उसी महीने में अगर अपने एक्सपेंस को बुक करना है जो कि खर्चा जिस महीने से बिलोंग करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे अपने एक्सपेंस को पहले बुक करना पड़ेगा उसी महीने में, क्योंकि उसका पेमेंट कब करता है? बाद में करता है ना। इन शॉर्ट, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, पहले हम खर्चे को हम कर लेते हैं कंपनी में, बाद में उसका पेमेंट करते हैं। तो इसका माने क्या हुआ? ये हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी। क्या हो गया? ये हमारे ऊपर जो एक्रूड एक्सपेंसेस है ये हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई, क्योंकि भाई हमने अपने एम्प्लॉय से काम ले लिया, उसका पेमेंट बाद में करेंगे, यानी अगले महीने करेंगे। या फिर हो सकता है कि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का जो मंथ होता है वो आपका मार्च होता है, राइट। तो हो ना हो हम मार्च का पेमेंट कब करेंगे? आप कहोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इसकी लायबिलिटी आपको इसी साल में पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप इस साल का खर्चा आप दिखा नहीं सकते। हाँ, पेमेंट तो कर सकते हैं लेकिन लायबिलिटी तो आपको पकड़नी पड़ेगी ना। तो इसे आप कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इसके अगेंस्ट में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आप इसका एंट्री करोगे। जैसे मान के चलो कि हमें मार्च का पगार हम लोग कब देने वाले हैं? अप्रैल के महीने में। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, आप अपने बुक में सैलरी को डेबिट करोगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट डी और जो भी फिगर है, जैसे मान के चलो कि 50,000 ही आता है, और यहाँ पर हम लोग करते हैं कि टू सैलरी पेबल या फिर ऑड स्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, ऑड स्टैंडिंग सैलरी। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो सैलरी है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। और ये जो है आपका ऑड स्टैंडिंग सैलरी, ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, करेक्ट है। जब नेक्स्ट आपका जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, यानी जब आप इसका पेमेंट करोगे, अप्रैल के महीने में करोगे, तब तो ये आपका क्या होगा? लायबिलिटी यहाँ से हट जाएगा ना बैलेंस शीट से।
तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर क्रेडिट किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उसे डेबिट कर दोगे। तो जिस तारीख को आप मारोगे आपको उस तारीख को ये एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, सेम जिसको क्रेडिट किया उसे डेबिट कर देना। तो ऑड स्टैंडिंग सैलरी को उतने अमाउंट से आपको क्या कर देना है, आपको डेबिट कर देना है। और सीधी सी बात है, आप जो क्रेडिट करेंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे 50K, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके ऊपर से लायबिलिटी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाएगी। तो एक्रूड एक्सपेंसेस आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि भाई एक्रूड इनकम क्या होता है, ठीक है। एक्रूड इनकम वो था एक्सपेंस, अब है इनकम। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि एनी इनकम which has been earned in the business or profession but not yet received in the business or company is called accrued income। जस्ट उसी के तरह इसका आंसर भी है कि कोई भी ऐसा इनकम जो कि अर्न हो चुका, मतलब कमाया जा चुका है, वो इनकम है और कंपनी ने उसे कमा लिया है, लेकिन वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। कहाँ भाई, बिजनेस या फिर प्रोफेशन या फिर कंपनी में। तो वही हमारा एक्रूड इनकम कहलाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसको मिसाल से अब आप लोग समझिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी कभी एफडी करते हैं, ये आपको पता होगा। और एफडी जो होता है वो आपका मिनिमम तो 1 साल के लिए भी होता है, कोई 2 साल के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने 3 साल के लिए मैंने एफडी किया। तो आपको पता है कि वो जो बैंकिंग जो सेक्टर होगा मुझे हर साल क्या करेगा, उसका जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो क्या करेगा, वो तो हमें देगा ना। लेकिन जब तक इसका मैच्योरिटी नहीं पूरेगा तब तक हम उसे भंजा नहीं सकेंगे। यानी सपोज मान के चलो कि हमने 50,000 का एफडी किया, ठीक है। 50,000 के एफडी किया तो बैंक क्या करती है, पहले साल हमें इसमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देती है। तो उस साल हमारा कितना हो गया, फंड वैल्यू 51,000 रुपया, ठीक है। ये जो 1,000 रुपया जो आया, लेकिन ये अभी हमारे बैंक में ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है ना, हमने कमा लिया उस साल में, लेकिन जब तक इसका 3 साल नहीं पूरेगा हम इसे भंजा नहीं सकते। इट मीन्स कि हम उससे विथड्रॉ नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। इसी तरीके से दूसरे साल में भी क्या होता है कि हमें 4,000 का इंटरेस्ट बैंक देती है। तो अब कितना हो गया, यहाँ पर आप देखोगे 55,000 रुपया हो गया ना। तो इस तरह का जो इनकम जो होता है, जो कि हम इंटरेस्ट के तौर पे यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, हमने कमा तो लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो इनकम होता है वो हमारा एक्रूड इनकम कहलाता है। तो यहाँ पर मिसाल आपको समझ में आ चुका होगा, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। उसी तरीके से आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट में आपने उस पर जो भी आपका जो डिविडेंड है या आपका इंटरेस्ट है आपने कमा तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, करेक्ट है। अब इसके अगेंस्ट में अब अपने बुक में आप क्या एंट्री लोगे, बहुत ही सिंपल है, मैं एफडी का ही मैं एंट्री करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब आपने एफडी किया होगा तो अपने बुक में आपने क्या एंट्री लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। यानी कि आपने उस समय एफडी को डेबिट किया था, राइट। मैं मान के चलता वही आपका 50K का आपका एफडी है, तो इसका माने आपने जो क्रेडिट किया होगा वो बैंक को किया होगा, ठीक है। तो टू बैंक, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पर दूसरा आता है कि जब आपको ये जो इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा तो आप क्या एंट्री लोगे, करेक्ट ना। क्या एंट्री लोगे, अब इंटरेस्ट में देखो बहुत सिंपल है। हमारा जो पहले एफडी था वो 50,000 का था, अब 1,000 रुपये ऐड हो गया, इसका माने मेरा एफडी का वैल्यू इंक्रीज कर गया। तो हम क्या करेंगे, अगेन एफडी को हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, अगेन एफडी को हम डेबिट करेंगे। तो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, जितने से हमारा इंक्रीज कर रहा। और टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी। आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। अगर वो मंथली मोड में देता है तो आपको मंथली मोड में दिखाना पड़ेगा। अगर वो आपको इंटरेस्ट यानी कि बैंक आपको ईयरली मोड में देता है तो आपको ईयरली मोड में एक एंट्री दिखाना पड़ेगा। ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 1,000 को दिखाया उसी तरीके से आपको 4,000 का भी एंट्री दिखाना है, करेक्ट ना। तो ये आपका क्या होगा, ये वाला जो फिगर है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के सीआर साइड में चला जाएगा। और एफडी तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट है, तो यानी कि ये आपका करंट एसेट्स है, तो ये आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में होना चाहिए, करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं
कि एक्रूड इनकम बहुत ही सिंपल है। आई रिपीट कि कोई भी ऐसा इनकम जो कि कंपनी ने कमा लिया है लेकिन अभी तक उसे रिसीव नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने बुक में एंट्री भी ले लेनी है और आपका क्या होगा, अकाउंट्स आपका फाइनल हो जाएगा। करेक्ट है। तो आई होप आपको एक्रूड इनकम भी समझ में आ चुका होगा और आपका लास्ट से बचता है अन इनकम। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पेड कोर्स भी मैं कराता हूं, जहां के आप जीएसटी का पूरा कोर्स, टीडीएस का पूरा कोर्स, इनकम टैक्स का पूरा कोर्स और जो आपका टैली प्राइम का जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैं इसका अपडेट मैं इस पर लाता रहता हूँ। अभी हमारा ऑलरेडी 2 क्लास हमारा हो चुका है और 3rd वाला सेशन शुरू होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मुझसे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अकाउंटेंसी में महारत हासिल करना चाहते हैं और अपने करियर को ब्राइट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले कोर्स का इंतज़ार करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका जो लास्ट वाला जो पड़ाव है। तो अर्न इनकम क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्न के बारे में समझते हैं कि ये अर्न क्या होता है। EARNED। ठीक है, अगर आप अर्न को समझ जाते हैं तो फिर आपको अर्न को भी समझना आसान हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे क्या कोई भी पर्सन हो या फिर कोई भी आपका कंपनी हो। करेक्ट है। तो वो क्या होता है, या तो ये पर्सन आपका बिजनेसमैन होगा या फिर वो आपका कंपनी या पर्सन वो आपका क्या होगा, प्रोफेशन में होगा। ठीक है, और आपको पता है कि बिजनेसमैन भाई क्या करता है, तो आप सीधा बोलोगे कि जो बिजनेसमैन जो होता है वो आपका गुड्स को सोल्ड करता है। यानी कि जो बिजनेसमैन होगा वो गुड्स का कारोबार करेगा, यानी कि वो माल खरीदेगा, माल बेचेगा या फिर वो माल तैयार करके वो माल मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, और जो प्रोफेशन में होगा वो सर्विस को प्रोवाइड करेगा। ये तो क्लियर है। अच्छा, कोई भी हो, बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, तो क्या करेगा वो, या तो माल बेचेगा या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो किसे भाई, देखिए, या तो वो नगद में देगा या फिर वो किसे देगा, उधारी देगा। करेक्ट ना, या तो वो नगद में माल बेचेगा या नगद में सर्विस देगा या फिर उधारी देगा। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कोई भी कंपनी या पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या फिर वो प्रोफेशन में हो, पहले वो क्या करता है कि माल को सेल करता है या फिर सर्विस को देता है, या तो वो नगद में देगा या फिर वो उधारी देगा। लेकिन देखा जाए एंड ऑफ डे आज न कल उसे पैसा मिल जाता है। यहाँ तो ऑन द स्पॉट अगर नगद बेचा तो कैश तो मिल गया ना, अर्निंग हो गया। करेक्ट है। और यहाँ पे क्या होता है कि डेटर्स को दिया है तो भाई उम्मीद है कि वो पैसा तो देगा ही ना आज निकल, या वो मुझे हेलमेट पहना के भाग जाएगा, ये तो बात की बात है। ठीक है ना, वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन डेटर्स को करंट एसेट्स कहा जाता है, आज न कल ये हमें पैसा ला के देगा, इसी को हम लोग अर्न कहते हैं। ठीक है, पैसा आज न कल मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्न। करेक्ट ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आ चुका होगा कि अर्निंग कंपनी को कैसे हो रही है। अब देखिए अर्न इनकम क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि अर्निंग आपका कहाँ पे होता है, जबकि हमें आज नकल पैसा रिसीव हो जाता है सेल के अगेंस्ट में या फिर सर्विस के अगेंस्ट में। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसीव दी एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि हम अपने पार्टी से या किसी भी कस्टमर से हम पहले से अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं। किसके अगेंस्ट में भाई, माल के अगेंस्ट में या फिर किसी सर्विस के अगेंस्ट में। अभी तक हमने उसे गुड्स को सप्लाई नहीं किया है या हमने उसे वो जो सर्विस जो हम देते हैं उसे अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं किया है, हमने पहले से पैसा रिसीव कर लिया। तो इस तरह का जो इनकम होता है, याद रखिएगा, वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि वो अभी तक वो हमारे लिए इनकम हुआ ही नहीं है, वो अर्न है। जब तक हम उसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, रिसीव्ड इन एडवांस के अगेंस्ट में हम गुड्स को सप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा अर्न इनकम नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि रिसीव्ड एडवांस जो होता है गुड्स के अगेंस्ट में या फिर किसी सर्विसेज के अगेंस्ट में, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इस तरह का आपका जो भी लेजर होगा उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। अब सिंपल वे में अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ लेगा इसका एंट्री क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, या फिर बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। राइट।
जो भी फिगर आप रहेगा, मैं मान के चलता हूँ कि 10K है, और यहाँ पर सिंपल वे में आप क्या करोगे, जो रिसीव्ड इन एडवांस है आप उसे अपने बुक में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, यही जो होगा रिसीव्ड इन एडवांस, यही आपका कहलाएगा अन अर्न इनकम। क्या कहलाएगा? अन अर्न इनकम। और ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और बाकी कैश और बैंक से तो आपका तो जो बुक है वो तो बढ़ ही रहा है। अब सवाल ये है कि भाई ये लायबिलिटी कब खत्म होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है ना, कि जब आप गुड्स को सप्लाई कर दोगे, है ना। जब आप गुड्स को सप्लाई कर दोगे, फिर वहां पर आपका क्या एंट्री बनने वाला है, तो यही जो क्रेडिट हुआ है आपको उसी को डेबिट कर देना है। तो यही आपका जो रिसीव्ड इन एडवांस है, आप क्या करोगे, इसे अपने बुक में डेबिट कर दोगे। और टू, अगर गुड्स है तो सेल करोगे, और अगर सर्विस है तो यहाँ पर उस सर्विस का यहाँ पर नाम इंडिकेट करोगे जो भी आपका है। करेक्ट है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो जब तक आपका ऑन अर्न था, यहाँ पर ये अर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने क्या किया है, गुड्स को सप्लाई कर दिया है और हम पर लायबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका था एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम या आपका ऑन अर्न इनकम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर आप अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस समय के माध्यम से सीखना चाहते हैं, और दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप मुझसे पेड कोर्स अगर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।